रोशनी की जंग है अब सूरज से, कोई भी काम कहाँ आसान लेता हूँ। बार बार गिरता हूँ, फिर फिसलता हूँ और मज़ीद उड़ान की ठान लेता हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जो आजकल हर दिल अजीज़ हैं। इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में 85वां रैंक लाकर आईएएस ऑफिसर बनने का मुकाम हासिल किया है। नाम तो सुना ही होगा, भरत जयप्रकाश मीणा। आज हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी इस सफलता के लिए पूरी संस्कृति आईएएस परिवार की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू। भरत जी, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जैसा कि मैं जानता हूं। आप आईआरएस ऑफिसर इससे पहले रह चुके हैं। जब रिजल्ट देख रहे थे, रिजल्ट आने वाला था और इस बार तो यूपीएससी ने काफ़ी खेल कर दिया। 3-4 दिन तक चलता रहा पूरा माहौल कि अब रिजल्ट आएगा, तब रिजल्ट आएगा। इस सब बीच में धड़कनें क्या कह रही थी आपसे, और जब रिजल्ट पहली बार आपने देख लिया कि आईएएस आप बन गए हैं, 85 रैंक आ चुका है, आपको कैसा अनुभव रहा था वो? एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मुझे ये उम्मीद थी कि 300 से 400 का मैं आइडिया लगा था, इसके बीच मेरी रैंक आएगी। परंतु जब मुझे पता लगा कि मंडे या ट्यूसडे को आएगा रिजल्ट, तो 2 दिन पहले मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही थी और मैंने छोड़ दिया था। मैंने एक दोस्त को ज़रूर मेरा रोल नंबर बताया था। मैं कहा भाई जब रिजल्ट आए तू देख लेना और मुझे बता देना। अच्छा। तो दोपहर को जब रिजल्ट आया तो मैं टीवी सीरीज देख रहा था फ़ोन में, तो उसका कॉल आया तो मैं समझ गया। तो मैंने उसका कॉल कट किया और तुरंत पीडीएफ डाउनलोड किया और देखा। तो मेरे रूमी को सबसे पहले मैंने बताया, फिर घर पे सबको बताया, तो सब खुश थे। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि रैंक अंडर 100 आ जाएगी, पर यही यूपीएससी की शायद मुझे लगता है सबसे अच्छी बात भी है और सबसे बुरी बात भी है कि अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है। तो बस यही है। आपकी ये मंद मंद मुस्कुराहट जो मैं देख रहा हूँ, इसमें एक जिद्दी, जुनूनी, अलमस्त और अलहदा व्यक्तित्व छुपा हुआ है। आप पहले आईआरएस बनते हैं, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होते हैं वहाँ से, आपको कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। फिर से आप भिड़ते हैं कि बनना तो आईएएस ही है, और वो एक कहावत है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो जिद है आपके अंदर से, ये कहाँ से आया और ये कितना मोटिवेट किया आपको ये चीज़? मुझे लगता है हर स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है इस एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो उसके मन में सिर्फ आईएएस का ही ख्याल रहता है। बिल्कुल। मुझे लगता है अगर आईएएस की एग्ज़ाम नहीं हो तो शायद आईआरएस वगैरह की तो शायद मुझे लगता है भीड़ ही कम हो जाएगी इस एग्ज़ाम में। तो आईएएस का ही वही सपना रहता है जो हर कोई बनना चाहता है। और उसी वजह से मैंने भी फिर जब फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा आईआरएस हुआ तो मैंने दोबारा डिसाइड किया कि मैं और अटैम्प्ट दूंगा और प्रॉपर आईएएस के लिए तैयारी करूँगा। अपने परिवेश के बारे में हमें कुछ बताएं। आप कहाँ से आते हैं, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कैसे रही, ये सब हमें थोड़ा सा बताएं आप। मैं राजस्थान का एक करौली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है सलावत, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी फैमिली में ज़्यादातर टीचर्स है जो पढ़ाई पे बचपन से ही बहुत ध्यान दिया जाता है, और वहाँ पे सरकारी नौकरी का एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और आईएएस से बड़ा इंडिया में कुछ है नहीं, तो बचपन से यही सपना था कि बस इसी की तैयारी करनी है, आईएएस ही बनने का प्रयास करना है। और निरंतर ये डे बाई डे ये जो सपना है वो लगातार स्ट्रॉन्ग होता गया और स्ट्रॉन्ग होता गया, तो मैं इसके पीछे लग गया आईएएस के। और मुझे लगता है बस उसी वजह से जो मेरा सेल्फ मोटिवेशन था बहुत हाई था, और जो रिजल्ट आपके सामने। आपने सोचा कि सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, और जब सरकारी नौकरी ही लेना है तो सबसे बड़ा कुछ लेना है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी हिंदी के लेक्चरर हैं। अच्छा। गांव के पास एक सरकारी स्कूल में लेक्चरर हैं। उनका कितना रोल रहा आपकी इस सफलता में? डेफिनेटली मेरे पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल उन्हीं का रहा है, क्योंकि वो हमेशा बचपन से मैं सुनता आ रहा था, वो ये कहते थे कि हमारे पास यदि कोई गाइड करने वाला होता तो शायद हम भी और कुछ अच्छा कर लेते लाइफ में। या फिर जो फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब की वजह से वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। बट मुझे इस चीज़ का पता था कि उनको लगता था कि शायद मैं ये सपना पूरा कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी मेरे दिमाग में थी कि मेरे फादर का एक सपना है, अगर मैं पूरा करता हूँ तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं। एक पीछे से एक सपना चला आ रहा था जिसने आपको पुश किया। पहली बार कब लगा होगा, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, लगता है कि हाँ मुझे आईएएस अब बनना है, तो वो पहला मोमेंट कब लगा था? स्कूल में, कॉलेज में, कब कि नहीं अब सिविल सर्विसेज करना है, इससे कुछ अच्छा होगा? एक्चुअली मेरी प्राथमिक जो शिक्षा है वो गांव से हुई है। और मैं जनरली ये देखता कि मेरे बड़े भाई और पापा जब बात करते थे, जब मैं 6-7 क्लास में रहा होगा मुश्किल से, तो वो ये करते, मैं पढ़ने में बचपन से ही ठीक ठाक था, तो ये कहते थे कि इसको आईआईटी वगैरह कराना है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों का ज़्यादा एज होता था, तो उन्होंने बचपन से सोच रखा इसको आईएएस बनाना है, मतलब इसको उस टाइप की तैयारी करानी है। तो मैं बचपन से ये सुनता आ रहा था, तो मेरे दिमाग में भी ये था कि मुझे आईएएस ही बनना है एट द एंड, और एक आईआईटी के थ्रू ये रास्ता, इस पथ को, ये जर्नी को मुझे पूरा करना है।
तो बस वो बहुत बचपन से जो सपना था वो डे बाई डे स्ट्रॉन्गर होता गया, और मैंने जो एक तरीके से जो स्ट्रेटेजी थी बचपन से ही उसके अकॉर्डिंग काम किया, तो मुझे कभी डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं हुई, और उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। हाँ, कहते हैं विकल्प जब कम हो तब कई बार रास्ता ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप बहुत क्लियर थे अपने डिसीजन को लेकर के। तो दिल्ली आना कैसे हुआ? घर पे आप राजस्थान में किस एरिया से हैं? राजस्थान में, ईस्टर्न राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैं वहाँ से बिलोंग तो वहाँ से दिल्ली आने का सफ़र कैसे हुआ? एक्चुअली 12th के बाद मैं कोटा गया था 1 साल, और वहाँ मैंने IIT की तैयारी की। उसके बाद IIT ISM धनबाद में मुझे एडमिशन मिला, और 4 साल की बीटेक के बाद सबको ये पता ही होता है कि जनरली नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में IAS की तैयारी होती है। तो कुछ सीनियर्स थे कॉलेज के और कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने बताया कि मुखर्जी नगर स्पेशली वहाँ IAS का हवा है, और मैंने भी डिसाइड किया कि मुखर्जी नगर जाके फिर तैयारी करनी है। जब दिल्ली आप यहाँ आए थे, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और इंजीनियरिंग की जितनी भी पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में है, अपने देश में कम से कम ऐसा ही है, और आप मुखर्जी नगर आते हैं, आपने अपना माध्यम हिंदी मीडियम चुना। यह निर्णय कैसे, जबकि उस बीच में आप यह जानते होंगे कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो है लगातार गिरता रहा, फिर भी आप इसको लेकर के, आप जबकि इंग्लिश में सहज थे, फिर भी आपने हिंदी मीडियम ही क्यों चुना? एक्चुअली बचपन से जो मेरी प्राथमिक शिक्षा है या फिर 12th तक जो शिक्षा है वो हिंदी मीडियम में हुई है, और कॉलेज के दौरान मुझे ठीक ठाक एक्सपोजर मिल गया था। कुछ सीनियर्स थे कि इसमें ऐसे का भी पेपर होता है, ऑप्शनल होता है। तो जनरली यह देखा जाता है कि ये प्राय एक धारणा बनी हुई है कि GS में इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक एज मिलता है, परंतु ऑप्शनल और ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ आप अच्छा कर सकते हो। एथिक्स में भी हिंदी मीडियम का अच्छा स्कोप था, तो मैंने मोटा मोटा वही देखा था, और मुझे लग रहा था कि रैंक भले ही नहीं आ रही हो हिंदी मीडियम में, परंतु सिलेक्शन अभी भी हो रहे हैं, और जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता तब तक सिलेक्शन एक बड़ा आपके लिए मुद्दा रहता है। बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत श्योर था कि हिंदी मीडियम में यदि जब तक सिलेक्शन हो रहे हैं तो मैं भी ले ही लूँगा कैसे भी करके। मतलब मीडियम एक हवा है, बिल्कुल, अगर सही से अप्रोच लगाया जाए तो ये सिलेक्शन के रास्ते में कहीं बाधा नहीं आ सकता है। जब आप मुखर्जी नगर आए, आप मुखर्जी नगर का रास्ता आप तय कर चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, पहली बार किस टीचर से मुलाकात हुई यहाँ पर? एक्चुअली मुखर्जी नगर में आने के बाद मैंने एक निजी संस्थान में प्रवेश किया। वहाँ अखिल मूर्ति सर से सबसे पहले वर्ड हिस्ट्री, मुझे अभी भी याद है, वर्ड हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ, और हिस्ट्री की सबसे पहले क्लास हुई। फिर साइंस एंड टेक की जो रितेश जायसवाल सर से क्लासेस की, फिर AK अरुण सर से इकोनॉमी वगैरह। तो ये लगातार एक सिलसिला जारी रहा जो आज भी मुझे जुड़ा हुआ है, और उनमें टीचर्स से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहले लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं उन टीचर से भी मिला था, तो ये जर्नी अभी भी कंटिन्यू। इस बार भी अखिल सर से मुलाकात हुई थी आपकी? बिल्कुल, डेफिनेटली सर का मैसेज आया था मुझे। अच्छा। लास्ट बार भी मैं उनसे मिला था, तो सर को आइडिया था कि सर ने रिजल्ट देखा तो सर ने बधाई दी, मैंने भी थैंक यू बोला, तो फिर ऐसे। ये जो पूरा प्रोसेस है, जो जर्नी है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, एक तो कई साल का ये जर्नी हो जाता है। कुछ लोग खुदकिस्मत होते हैं कि बहुत जल्द सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं, आपका ये दूसरा प्रयास रहा था। बिल्कुल, हालांकि पहले प्रयास में भी आप सेलेक्ट हो चुके थे, ठीक है। अब इस जर्नी में आप हमें ये बताइए कि सबसे जो कठिन चरण हो जाता है वो प्रीलिम्स का लेवल हो गया है आजकल, तो प्रीलिम्स के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी? प्रीलिम्स के लिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, पर मुझे ये था कि जो टॉपर सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाओ आप, तो मैंने कोचिंग्स के जो मार्केट में मिलते हैं वहाँ से पेपर वगैरह लिए, और मैंने बहुत ज़्यादा पेपर लगाए, 30 से 40 पेपर लगाए। तो उससे जो स्कोर आता उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता। फिर जो क्वेश्चंस गलत होते उनको मैं वापस देखता, अपने नोट्स में ऐड करता कि ये चीज़ मैंने गलत की है तो इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार जो चीज़ मैंने टेस्ट पेपर्स में गलत कर दी, फिर वो जो है वो दोबारा गलत नहीं हो, ये मेरा प्रयास रहता था। तो इस प्रोसेस में लगातार सुधार होता गया, और प्रीलिम्स का फिर मुझे लगता है धीरे धीरे आसान हुआ और ये रास्ता ठीक होते गया। जिस तरह से पूरे सिविल सर्विसेज की जर्नी में प्रीलिम्स एक बाधक माना जाता है, वैसे ही प्रीलिम्स के पूरे जर्नी में सीसेट एक बाधा माना जाता है, और ख़ास करके हिंदी मीडियम के लिए तो सीसेट एक बहुत बड़ा भूत है। तो आपने इस भूत के लिए क्या जादू टोना किया था, कैसे इसे दूर भगाया? एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे मैथ रीजनिंग में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हुई, परंतु जिस टाइप से बच्चे देखते हैं कई बार बहुत हल्के में ले लेते हैं इस चीज़ को, तो वो क्या करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के भरोसे ही एग्जाम में चले जाते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करते। तो उस वजह से क्या होता है कि जब आप, मुझे लगता है कि सीसेट का सबसे बड़ा इशू ये है कि आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते हो, और जब तक 50 के आसपास आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, एक नॉर्मल एक्यूरेसी रहती है, तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो सीसेट और रीजनिंग के, या फिर सीसेट में मैथ्स और रीजनिंग के भरोसे रहने के बजाय तीनों सेक्शंस को आप अटेम्प्ट करें, और कुछ
2-4 पेपर लगा ले, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले और कुछ प्रीवियस पेपर्स को अगर आप देख ले, क्योंकि प्रीवियस पेपर से बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है। और आप देखिए ट्रेंड या फिर क्वेश्चंस का जो पैटर्न वो सेम रहता है। तो 30-40 या 50 मैक्सिमम ऐसे कंसेप्ट है जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप उनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता सीसेट बहुत बड़ी समस्या है। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इग्नोरेंस से बचना पड़ेगा बिल्कुल। और सभी सेगमेंट पे ध्यान देना होगा, तो ये मामला क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं मेंस पे। मैं आपके मेंस का मार्क्स देख रहा था अभी जो जारी कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। जीएस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 418 हैं शायद। तो ये कौन सा जादू है, क्या करते हैं आप इसमें? क्योंकि पिछली बार भी आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मेंस से ही तो मार्क्स जुड़ता है, और इस बार भी आपने वो कर दिखाया। तो क्या ऐसा है, क्या खाते पीते आप हैं? मेंस की जो सबसे बड़ी समस्या है जनरल स्टूडेंट्स को फील होती है, स्पेशली हिंदी मीडियम में, वो हर पेपर की जीएस में बाउंड्री सेट करना चाहते हैं, जबकि मेंस में हर पेपर के बीच कोई बाउंड्री नहीं है, बहुत ही ब्लर लाइन है बिल्कुल, जो एक दूसरे पेपर से लिंक होती है। और जब आप सेपरेटली हर पेपर को तैयार करने का प्रयास करते हैं तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं करते, समझते नहीं है। तो उस वजह से जो मुझे लगता है जो उनमें जो कॉन्टेक्ट है हर पेपर में वो छूट जाता है और आप लिमिटेड रह जाते हैं। यदि आप सिलेबस को देखें और हर चीज़ को लिंक करें, एक ही जो आपके पास पॉइंट है आंसर का, उसको आप चारों पेपर में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जो कैपेसिटी, ये क्षमता यदि किसी विद्यार्थी में डेवलप होती है तो उसको मुझे नहीं लगता मेंस में किसी भी तरह की और समस्या कोई होती है। विद्यार्थी जो है उसमें ये क्षमता नहीं है, लेकिन उसे आपकी तरह आईएएस बनना है, भरत जी की तरह, तो वो ये क्षमता कैसे डेवलप करे? ये क्षमता लगातार टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करने से डेवलप होगी। और आप प्रीवियस पेपर्स का जो पैटर्न थोड़ा देखिए और प्रीवियस पेपर्स लगाइए। ये एक दिन में क्षमता डेवलप नहीं होती है, ये लगातार एक प्रक्रिया है जिसमें आपको शामिल होना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है यदि कोई विद्यार्थी 20-30 टेस्ट लगा लेता है तो ये क्षमता इजीली डेवलप हो जाती है, क्योंकि मेंस एग्जाम में वही चीज़ें आपको लिखने के लिए याद आती है जो आपने टेस्ट वगैरह में कहीं लिखा है। तो टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग की काफ़ी भूमिका हो जाती है। कोई बिगिनर है, अभी तैयारी शुरू कर रहा है, लेकिन आपके तक वहाँ पहुँचना है उस लेवल तक, तो बिगिनर्स कैसे उत्तर लेखन करें, कैसे शुरुआत करें वहाँ से? जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे वर्ड हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चंस हो गए, तो वो जनरली हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर से लिंक नहीं होते। तो उनकी आप जब आप क्लास कर रहे हो या फिर आपका सिलेबस हो गया तो आप बार बार रिवीजन करके कर सकते हैं। परंतु जो सब्जेक्ट करंट से लिंक होते हैं, तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो करंट में, जैसे इकोनॉमी का कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इन्फ्लेशन, तो आपने जो पढ़ लिया, जो बेसिक है, स्टैटिक है, उसके बाद आप देखिए वर्तमान में क्या चल रहा है, इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। फिर सरकार, जैसे महंगाई आप पढ़ रहे हो, तो महंगाई क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे डिसाइड होती है, फिर वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, ग्लोबल ट्रेंड क्या हो रहा है, रसिया यूक्रेन युद्ध का क्या इम्पैक्ट है। तो इन सब चीज़ों को जब आप समझ के करोगे तो आपको कभी समस्या नहीं होती। आपने मेंस की बात की, मैं आपका इंटरव्यू पर आना चाहूँगा। जो आपका मैं इंटरव्यू का नंबर देख रहा था वो तो बिल्कुल ऐतिहासिक कर दिया है आपने, मतलब 275 का होता है टोटल इंटरव्यू का, और 198 मार्क्स आप लाए हैं, और हिंदी मीडियम से। तो ये अपने आप में एक जो हुआ होता है कि इंटरव्यू में जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं उन्हें ही अच्छा मार्क्स मिलता है, आपने वो सारी बाउंड्री एक बार में तोड़ दिया है। तो इसके लिए जो जलवा बिखेरा है आपने, इसके लिए क्या है आपके पास ऐसा जादू? सर एक्चुअली लास्ट ईयर मुझे इंटरव्यू में 146 मार्क्स मिले थे। अच्छा। जो बिलो एवरेज थे। हाँ। तो मुझे लगता था कि यार पता नहीं ये कैसे होगा, पर मैंने ये नोटिस किया है कि मैं इंटरव्यू देने से एक तरह का डर था मेरे अंदर। मैं कभी भी इंटरव्यू देने में बहुत सहज नहीं था। मैं इसकी वजह से कॉलेज में प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था। अच्छा। कि मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंग्लिश में देना पड़ेगा, और वो मेरे से नहीं हो पाएगा। बट मैंने जब पहली बार इंटरव्यू दिया, मॉक्स वगैरह दिए, तो बहुत ज़्यादा मॉक दिए, तो उससे मुझे 5 लोगों के पैनल के सामने बोलने का थोड़ा तरीका आया, कॉन्फिडेंस आया धीरे धीरे, तो उससे मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया। और एक बार जब मैं एक्सपोजर ले चुका था यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे लगा कि वो जो मॉक्स है उनमें ठीक ठाक डिफरेंस होता है, परंतु मॉक्स वो प्रक्रिया का पार्ट है जिससे आप लगातार अपनी जो इंटरव्यू के लिए जो डेवलप करते हो पर्सनैलिटी या नॉलेज गेन करते हो, वो उसी से होता है। तो इस बार मैंने लास्ट ईयर का जो एनालाइज़ किया और लोगों से बात की कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि मिरर प्रैक्टिस करो, तो आपको लगेगा आप जो आंसर दे रहे हो वो दूसरों को कैसा लग रहा है, आंसर की स्ट्रक्चर बेटर करो, कुछ रिपोर्ट्स उसमें बोलो, कुछ डाटा फैक्ट्स के साथ आप जो भी बोल रहे हो आपको कुछ तथ्यों के साथ उनको पेश करो जो उनको लगे कि ये हवाई बातें नहीं है। तो मुझे लगता है इस वजह से शायद ये ऐसा स्कोर रहा है। आपकी ये बातें जो हैं हमारे दर्शक के लिए, जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इन्होंने कहा कि मुझे इंटरव्यू का इतना डर था कि मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेसमेंट तक में नहीं बैठा, और वही इंटरव्यू है जो 98 मार्क्स आपको दे करके आईएएस ऑफिसर बना दिया। तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो वही हो गया आपके साथ।
एक जो हवा चलता है वो है न्यूज़पेपर का। बिल्कुल। क्यों न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, खास करके हिंदी मीडियम को लेकर के, कि द हिंदू, और द हिंदू में इतने क्लिष्ट वर्ड होते हैं कि फिर डिक्शनरी लेकर के बैठो। बिल्कुल। तो न्यूज़पेपर आप कैसे उसका अप्रोच लगाते थे? 2 घंटा की पूरी पढ़ाई, नोट्स कैसे बनाना, कैसे करते थे ये सब? जनरली न्यूज़पेपर मैंने कभी पढ़ा नहीं था इंटरव्यू से पहले। इंटरव्यू के टाइम मुझे कहीं मॉक वगैरह में सजेस्ट किया गया था कि आप डायरी बनाइए और जो भी 5-7 टॉपिक डेली के इंपॉर्टेंट है आप उनके नोट्स बनाइए, उनको रिवीजन कीजिए, जिससे आपका करंट अफेयर्स का जो नॉलेज है बेटर होगा। और मेंस तक मेरा ये था कि मैं मार्केट में बहुत सी कोचिंग्स की जो मैगजीन्स वगैरह अवेलेबल है, संस्कृति की भी अवेलेबल है, तो आपको जो भी बेटर लगे आप उठा सकते हैं। और एक मुझे लगता है एक ही मैगजीन को आप पकड़िए। जनरली हिंदी मीडियम में ये करते हैं, विद्यार्थी कोई सजेस्ट कर देता है कि यार उस कोचिंग की भी अच्छी है, अरे उस कोचिंग की नहीं पढ़ी तो फिर मज़ा नहीं आएगा या फिर होगा नहीं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप किसी भी कोचिंग की आपको जो भी लोग सजेस्ट करते हैं आप उसी को बार बार पढ़िए, और अगर 4 से 5 बार आप किसी भी मैगजीन का रिवीजन करते हैं तो मुझे लगता है वो सफिशिएंट है। और मैगजीन में ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैगजीन में भी कई बार ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हो रहा है। जैसे हर महीने मैगजीन आ रही है 100 से 150 पेजेस की, तो उसमें ये है कि हर चीज़ को उन्होंने अखबार में जो भी है वो उन्होंने वहाँ पे डाल दिया। तो उसकी बजाय आप ये फिल्टर कर सकते हैं कि जो सिलेबस से डायरेक्ट जो चीज़ें लिंक हो रही है आप उनको स्टार कर सकते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से आपको ठीक ठाक आइडिया लग जाएगा। जनरली ये कहते हैं कि जैसे मुझे याद है राजेश मिश्रा सर पॉलिटिक्स क्लास में कहते हैं कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा न्यूज़ में उतनी आने की संभावना है। जैसे अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन का इशू चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो या तो इस बार मेंस में आ जाएगा या फिर अगली बार आ जाएगा, ये क्वेश्चन आना है, क्योंकि वहाँ वो सेक्शन ऐसा है कि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लास्ट ईयर NHRC का आया था तो उसमें कुछ चेंजेस हुए थे, तो इस तरीके से आप टॉपिक पिक कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। इस बार जेम्स वेब टेलीस्कोप का क्वेश्चन आया, तो पहले जूनो मिशन का आ रखा है 2018 में, तो या तो पेपर 1 में आ सकता है वो ज्योग्राफी से जो बिग बैंग थ्योरी उससे लिंक होके, या फिर पेपर 3 में साइंस एंड टेक में भी आ सकता है। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे, चीज़ों को लिंक करोगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो बिल्कुल ही जीएस बहुत आसान लगने लगेगा आपको। और प्रैक्टिस से मुझे लगता है ये चीज़ बेटर होगी। जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो या फिर मैगजीन पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये मैं पढ़ तो रहा हूँ, इसको मैं यूज़ कहाँ करूँगा, जीएस के कौन से पेपर में कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यदि आप पढ़ रहे हो पर आपको ये नहीं पता मैं इसको लिखूंगा कहाँ, तो आप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। तो आप प्री में उस चीज़ को याद कर पाओगे। प्री में भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो आपको ये पता, अगर आपको ये पता लगता है क्वेश्चन पूछा क्यों है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कई बार हम पढ़ रहे हैं यार ये कहीं पढ़ा ही नहीं है मैंने, तो ये कैसे सॉल्व होगा, पर आपको उसका बैकग्राउंड पता है यार ये चीज़ न्यूज़ में रही थी इस वजह से पूछिए, तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं गौर कर रहा था आप में, मैं देखने वाले अपने जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि देखिए इनकी तैयारी कितनी बारीकी से इन्होंने किया है, और ख़ास करके ये बताते हुए यह भी बता रहे हैं कि क्लासरूम में जो अखिल सर या राजेश मिश्रा सर क्या बोल रहे थे वो तक इनको याद है। तो ये बहुत मायने रखता है कि जब आप क्लास ले रहे हो या जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे हो उस पर बहुत उम्मीद करें, विश्वास करें उन चीज़ों को लेकर के। एक और बातें हैं, टेस्ट सीरीज को लेकर के बातें की जाती रही है कि मॉक टेस्ट लगाइए, आपने भी किया होगा, तो किस इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगाते थे और कैसे फिर उसका क्वेश्चन आप डेवलप करते थे, कैसे एनालिसिस करते थे उन चीज़ों को? जनरली मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हर व्यक्ति अलग अलग सजेस्ट करता है, परंतु हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि हिंदी मीडियम में स्पेशली जो कोचिंग्स हिंदी मीडियम में काम करिए आप उन पे फोकस करिए। इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो हर कोचिंग हिंदी इंग्लिश दोनों जगह काम कर रही है, तो वो इंग्लिश वाले कोई ट्रांसलेट करके कर देती है, तो उससे क्या है कि हिंदी मीडियम के बच्चे की जो मौलिकता है वो नहीं रह पाती। तो उससे अच्छा है कि जहाँ आपको लगता हो कि ये एक्सपर्ट है हिंदी मीडियम के, बहुत टाइम से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाइए। संस्कृति संस्थान भी उनमें से एक है जहाँ जिन टीचर से मैं पढ़ा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आप देखिए लगातार जो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट के वो आपको वहाँ बता रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से काम करिए। अखिल मूर्ति सर से आपने कहा कि आपकी मुलाकात हुई थी और आपने कहा कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री आपने उनसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, और हिस्ट्री एक ऐसा सेगमेंट भी हो जाता है जहाँ से प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं और इंटरव्यू में भी, जो कि ऐसा मुद्दा बना रहता है कि वो उससे प्रश्न आना ही है। तो अखिल सर से कैसा आपका जुड़ाव रहा पूरे प्रोसेस में, जो कि ये 2 बार का मुझे लगता है 3-4 साल का ये लंबा सफ़र रहा, तो कैसा रहा जुड़ाव पूरा? अखिल सर से सबसे पहले मैं पहले ही दिन जब क्लास स्टार्ट हुई थी मेरी, तो अखिल सर से सबसे पहले मिला था मैं। और मुझे याद है जब कोविड से पहले, कोविड आया था होली के बाद, जब कोविड की छुट्टियाँ अनाउंस हुई थी, तो लास्ट क्लास अखिल सर की थी। और जो है एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले थे,
बट उसके बाद फिर वो ऑनलाइन ही करनी पड़ी। तो अखिल सर का जो पढ़ाने का तरीका है या फिर जिस तरीके से चीज़ों को पहले समझाते हैं, फिर नोट्स में लिखाते हैं, फिर ये भी बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो हर टॉपिक से पहले ये बताना कि यहाँ से ये क्वेश्चन आ रखा है, तो उससे आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप से चीज़ों को, क्योंकि कोचिंग के नोट्स जनरली हिंदी मीडियम के बच्चे ये चाहते हैं कि बस नोट्स में लिखा दे, एज ए चीज़ें आ जाए, तो वैसा यूपीएससी में होता नहीं है। आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि चीज़ें वही पूछ रही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, तो आप ये चीज़ को आपको पकड़ना पड़ेगा। और जब तक ये हैबिट आपको क्वेश्चन आंसर लिखने से, प्रैक्टिस करने से डेवलप होगी। एकेडमिक टीम से कितना मदद मिलता था? जैसे कि आप कहे कि अखिल सर से आप पढ़ते थे, फिर आंसर राइटिंग उनको कभी आप दिखाते थे तो वो क्या कहते थे आपको? जनरली क्लास के बाद अखिल सर किसी दिन घंटा आधा घंटा बैठते थे, तो बहुत से स्टूडेंट थे, मेरे कुछ दोस्त भी थे, तो हम जो डेली आंसर राइटिंग करते थे कुछ क्वेश्चंस की, तो हम सर को दिखाते थे। तो शुरुआत में तो सर बहुत सेटिस्फाई नहीं थे, वो कहते थे ये करो, और कुछ टॉपर्स की आप कॉपियाँ देखो, कैसे इंट्रोडक्शन करते हैं, कैसे भूमिका बनाते हैं, कैसे निष्कर्ष लिखते हैं। बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे सेगमेंट एंड होने पाया तो बहुत अच्छे आंसर थे, और सर बहुत ही खुश थे। और सर ये था कि सर को उम्मीद थी कि अच्छा आप कुछ अच्छा करोगे, आप बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो। और बस यही चीज़ है कि जो ये चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंस देती है जब आपके टीचर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद था अखिल सर का आपसे, आप उस पर खरा भी उतरे। मैं पूरे दरमियान में ये देख रहा हूँ, बातचीत के दरमियान में आप पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस मुझे नज़र आए हैं शुरुआत से ही। तो सिर्फ पढ़ते रहते थे या कभी याद आया कि नींद भी कोई चीज़ होती है, सोना भी है, या आराम हराम है, कहीं पढ़ लिया, या आईएएस बनने के बाद भी अब आराम करेंगे? नहीं, जनरली नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 6 से 7 घंटे की नींद सफिशेंट होती है। परंतु मुझे लगता है कि जब ये यूपीएससी की तैयारी ऐसी है कि ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में आपका स्पेंड होता है, तो मोटिवेशन इतना हाई रहता है कि रात को लेट सोने पर भी बिना अलार्म के भी नींद खुल जाती है, और नींद भी नहीं आती है, तो वो थोड़ा रहता ही है, क्योंकि आपको पता है आप बड़ी मुश्किल से आपने प्री क्वालिफाई किया है, और दोबारा 1 साल बाद ये मौका मिलेगा, तो मेंस में फिर जी जान लगा दो। तो वो चीज़ें मोटिवेशन हाई रहने की वजह से ही मुझे लगता है कि नींद, भूख, प्यास सब दब जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही जिद्दी, जुनूनी, अलमस्त और अलहदा कहा था, ठीक है। आजकल ज़माना जो है सोशल मीडिया का है, और निश्चित तौर पे से हम में कोई भी हो वो इससे अछूते नहीं हैं। तो सोशल मीडिया को कैसे मैनेज आप करते थे? कितना समय देते थे, या क्या आपकी पढ़ाई में वो हेल्प करता था? मुझे लगता है सोशल मीडिया आजकल हर व्यक्ति की एक बुरी हैबिट बन चुकी है कि कुछ मिनट के फ़ोन किसी काम के लिए उठाता है और वो भूल जाता है, या तो रील देखने लग जाता है, या फिर इधर उधर के शॉर्ट देख के, और कब घंटों व्यतीत हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो मेरे साथ भी ये समस्या थी, और फिर मुझे याद आता है यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ये पढ़ना था, आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, वीकली टारगेट से पीछे चल रहा हूँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं जब भी लाइब्रेरी जाऊँगा फ़ोन को साथ नहीं रखूँगा, और जब तक मैंने 1.5-2 साल फ़ोन को लाइब्रेरी लेके ही नहीं गया, मैं अपने पास एक डायरी रखता था, और जो भी मुझे लगता कि यार ये चीज़ मुझे सर्च करनी है, गूगल करनी है, या फिर ऑनलाइन देखनी है, तो मैं उस डायरी में लिखता था। तो डेली एक पेज, कुछ 8-10 चीज़ें जो होती थी मुझे, फिर रात को रूम पे जाने के बाद सोने से पहले वो मैं सर्च करता था रूम फ़ोन के, तो उससे मेरा टाइम बचता था। और डेली के लगभग मुझे लगता है घंटा आधा घंटा मैंने बचाया उससे, तो उसका भी एक बड़ा योगदान है। बिल्कुल। ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है, कई बार तैयारी करते करते स्टूडेंट को लगता है वो डिमोटिवेट होते रहते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ अब फिसल रहा है, अब नहीं होगा। या जैसे आप आईआरएस बन गए, कई बार लगा होगा फिर से क्यों ये सीलन भरे कमरे में रहना, चलो यार ठीक है ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा जॉब मिल ही गया है, ठीक है। लेकिन फिर होता है किसी बीच में मोटिवेशन कहीं से मिलता है, और आजकल तो बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु भी हैं बाज़ार में, है ना। तो वो मोटिवेशनल गुरु आपके लिए काम करते थे, या फिर कुछ और मोटिवेशन का जरिया था आपके लिए? नहीं, जनरली ये होता है कि जब मुझे याद है जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया था, तो मैं महीने 1.5 महीने पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, एंग्जाइटी में था, और मुझे लगता था क्योंकि कॉलेज के यार दोस्त सब बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, कोई एमएनसी में जॉब कर रहा है, उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमेशा स्ट्रेस तो देती थी। तो मुझे याद है 1-1.5 महीने पहले मैं नाबार्ड का फॉर्म भरने की भी सोच रहा था, और जब मैं कॉलेज से आया था तो मैं सोच रहा था कि 3 अटेम्प्ट तक मैं प्रॉपर यूपीएससी पे ध्यान दूंगा और कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा। परंतु जब पहले ही अटेम्प्ट में ऐसी हालत हो तो ये प्रक्रिया डेफिनेटली बहुत टफ है, परंतु इससे गुजरना का जो आनंद है उसी का परिणाम है कि मैं लगातार फिर मोटिवेशन हाई रहा, और घर वालों से बात की, पेरेंट्स से बात की, और सेल्फ मोटिवेशन इतना ज़्यादा था कि एक दिन आप डी स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी में रहे,
रात को सो लिए, सुबह जगे, फिर एकदम फ्रेश, चलो अब स्टार्ट सब कुछ फ्रेश हो गया। बिल्कुल। और यही ये कारण है कि आप एकदम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो IAS बनने की जो फीलिंग है उसको महसूस कर पा रहे हैं, सोख पा रहे हैं आप। ये पूरे सफ़र में संस्कृति IAS आपके लिए कितना एक मील का पत्थर जो कहते हैं, किस तरह से संस्कृति IAS का योगदान रहा? संस्कृति IAS से मुझे याद है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ लास्ट ईयर, तब मैं सर के पास आया और मैंने थैंक यू बोला सबको। जब सर को मैंने बताया कि सर मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ, अखिल सर से, बिल्कुल, किसी अन्य संस्थान में आपने मुझे पढ़ाया था, तब सर को बहुत खुशी हुई और सर ने कहा अरे आप तो हमारे अपने ही हैं। तो उसके बाद से लगातार मैं सर के कांटेक्ट में रहा। आपने मुखर्जी नगर से बहुत कुछ सीखा है, बिल्कुल। इस जगह ने आपको बहुत कुछ दिया है, या यूं कहूं तो पूरा आसमान आपके जेब में भर दिया है इस जगह ने। अब यहाँ मुखर्जी नगर से कुछ ही दिन में आपकी यात्रा मसूरी के लिए हो जाएगी, शायद अगस्त में आप ट्रेनिंग करने जाएंगे। लेकिन बहुत सारे यार दोस्त होंगे, आपके साथी होंगे जो यहीं पीछे छूट जाएंगे, वो अभी किसी कारण वजह से सफल नहीं हो पाए हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे अपने प्रिपरेशन को और धारदार बनाए ताकि वो भी अगली साल मसूरी तक पहुँच जाए? जनरली हिंदी मीडियम में है देखा गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट यार दोस्त बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, तो वो भी एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है कि डेली मुझे लगता है अगर कोई दोस्त 5 मिनट भी आपको ख़राब करे और आपके 10, 15, 20 का ग्रुप है तो घंटों ख़राब हो जाते हैं। तो मैं शुरू से ही बहुत क्लियर था कि इस चीज़ से मुझे बचना है। और शुरुआत में कुछ कॉलेज के सीनियर्स थे या फिर कॉलेज के जूनियर थे, बैचमेट थे, वही मेरे फ्रेंड थे। कोई नया फ्रेंड मैंने यहाँ नहीं बनाया। अच्छा। क्लास में भी मैं कोई जगह फिक्स नहीं थी कि यहाँ बैठना है कहाँ बैठना है, बस अपने पढ़ाई पे फोकस था। और इसी वजह से मुझे लगता है कंसंट्रेशन बनी रही, और जो अकेलेपन को जो मैंने जिया इस तैयारी के दौरान, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यदि हम बात करें कि आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, तो मैं बस यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, अपने खुद के साथ ईमानदार रहे। आप ये सोचें कि आप अपने लिए कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स के लिए नहीं। क्योंकि जनरली यह देखा गया है कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि लाइब्रेरी जाके घर वालों को वीडियो कॉल कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर लाइब्रेरी में बैठते ही नहीं है। तो ये आप ठीक नहीं कर रहे ना। जब तक आप खुद के साथ ईमानदार नहीं रहोगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप लगातार मेहनत करिए, लगन रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ये कोई एक दिन की परीक्षा नहीं है या फिर ये कुछ महीनों की परीक्षा नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये मैराथन है, और इसको आपको जीना पड़ेगा। जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप ये इस प्रक्रिया से गुजरोगे नहीं, तब तक आप सक्सेस तक नहीं पहुंचोगे। बहुत अच्छी एक बात आपने गौर करने वाली बात कही हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इन्होंने कहा कि हिंदी मीडियम के छात्र देखा जाता है बहुत दोस्त यार बना लेते हैं। इस बात पर आप जरूर गौर कीजिएगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि लाइब्रेरी में पढ़ने का दिखावा करते हैं, तो लाइब्रेरी में पढ़ने का दिखावा नहीं करना है, पढ़ना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो भरत जी की तरह आप भी IAS बन जाएंगे। भरत जी, आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए बहुत वक्त निकाला, इसके लिए आपका एक बार फिर से संस्कृति IAS परिवार से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।